अगर दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा तोड़ी जाने वाली मूर्तियों का कोई आंकड़ा निकाला जाए ना, तो शायद कोई उस व्यक्ति का नाम सोच भी नहीं पाएगा जिसने असल में उन मूर्तियों को तोड़ने वालों के लिए भी कानूनी अधिकार लिखे थे। बिल्कुल। मतलब हम अक्सर ऐतिहासिक हस्तियों को बहुत ही एक सीधे साधे नजरिए से देखते हैं, या तो वो पूरी तरह से नायक होते हैं या फिर खलनायक। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट में। बिल्कुल। लेकिन जब हम भारत के सबसे जटिल, मतलब सबसे गहरे और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे गए व्यक्तित्व की बात करते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो हमारे सोचने का ये जो सीधा साधा ढांचा है ना, वो पूरी तरह चरमरा जाता है। सही बात है। और इसकी वजह भी है। इसकी वजह यह है कि उनका जीवन किसी एक सीधी रेखा में नहीं चला। मतलब ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अमानवीयता की चरम सीमा को झेला, लेकिन जब उसके हाथ में पूरे देश की नियति तय करने की शक्ति आई ना, तो उसने बदले या नफरत के बजाय समता का रास्ता चुना। हाँ, और आज के इस गहन चर्चा में हम इसी चमत्कार को डिकोड करने वाले हैं। मेरे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं आज। अच्छा। हाँ, मतलब जिनमें ओशो के कुछ गहरे विचार हैं, इनर साइलेंस चैनल का एक विस्तृत विश्लेषण है और डॉक्टर लक्ष्मण यादव के व्याख्यानों के कुछ नोट्स भी शामिल हैं। अरे वाह, ये तो काफी अलग अलग तरह के स्रोत है। बिल्कुल। और देखिए, इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक बात साफ थी कि इनमें अपनी अपनी राजनीतिक या वैचारिक झुकाव हो सकते हैं। लेफ्ट या राइट का। वही, लेफ्ट का हो या राइट का, लेकिन हम यहाँ किसी विचारधारा का झंडा लेकर नहीं बैठे हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन सिर्फ ये समझना है कि उस दौर की उन परिस्थितियों में वे कौन से मैकेनिक्स या कारण थे जिन्होंने पानी पीने तक से रोके गए एक लड़के को आधुनिक भारत का सबसे बड़ा शिल्पी बना दिया। हाँ, और ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये केवल इतिहास का कोई एक अध्याय नहीं है, ये आज के समाज का, आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, पाल है। सही कहा आपने। चलिए इस विषय के हर पहलू को खोल कर देखते हैं। चलिए। स्रोत सामग्री पढ़ते हुए मेरी नजर ओशो के एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद शक्तिशाली कोट पर पड़ी। क्या था वो? ओशो ने कहा है कि जिंदा आम्बेडकर से ज्यादा शक्तिशाली मरा हुआ आम्बेडकर है। ओह। सच कहूं तो पहली बार में ये पढ़कर मुझे लगा कि ये क्या बात हुई, मतलब कोई मरा हुआ इंसान ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन जब मैंने इसे गहराई से सोचा ना, तो मुझे आज की तकनीक की एक एनालॉजी याद आई। वो कैसे? देखिए, जब तक कोई चीज हार्डवेयर है, मतलब एक भौतिक शरीर है, आप उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। आप एक इंसान को जेल में डाल सकते हैं, उसे रोक सकते हैं या उसे खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन जब उस इंसान का पूरा जीवन, उसका संघर्ष और उसके विचार क्लाउड पर अपलोड होकर एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बन जाएं, तो आप उसे कैसे मिटाएंगे? अरे वाह। है ना? किसी इंसान की हत्या की जा सकती है, लेकिन जब वो इंसान एक विचार बन जाता है तो उसे मारना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आपकी ये एनालॉजी यहाँ एकदम सटीक बैठती है। क्योंकि अंबेडकर मृत्यु के बाद सिर्फ एक तस्वीर या कोई मूर्ति नहीं रहे, वे एक पूरी व्यवस्था, एक कलेक्टिव चेतना में बदल गए। बिल्कुल सही कहा। जब हम कहते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा, तो हमें इसके पीछे के तंत्र को समझना होगा। हाँ। वो संविधान वकीलों के लिए लिखी गई कोई बस एक रूल बुक नहीं है। वो उन सदियों के अन्याय, उस पीड़ा और उस क्रूरता का एक स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन है जिसे एक बहुत बड़े वर्ग ने चुपचाप सहा था। सही बात है। अगर अंबेडकर केवल एक राजनीतिक नेता होते तो शायद समय के साथ इतिहास उन्हें भुला देता। हाँ, मतलब इतिहास में बहुत से ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिनकी बातें अब सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गई हैं। एकदम सही। लेकिन उन्होंने अपनी उस पीड़ा को संविधान नाम की एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था में बदल दिया जो आज भी हर दिन काम कर रही है। इसे अगर एक ठोस उदाहरण से समझें तो हिंदू कोड बिल को देखिए। अच्छा। अक्सर लोग बस इतना कह देते हैं कि इससे महिलाओं को अधिकार मिले, लेकिन ये कैसे काम करता था? हाँ, इस कैसे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कानून पास होना और समाज का सच में बदलना दोनों अलग बातें हैं। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, उस दौर में महिलाओं के पास संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। विवाह के बाद अगर उनके साथ क्रूरता होती थी तो उनके पास तलाक का
कोई कानूनी रास्ता नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं था। वही तो हिंदू कोड बिल के जरिए अंबेडकर ने सिर्फ एक कागज नहीं लिखा, उन्होंने लाखों घरों के अंदर सदियों से चले आ रहे आर्थिक और सामाजिक पावर डायनामिक को पलट कर रख दिया। क्या बात है। जब एक बेटी को पैतृक संपत्ति में बराबरी का कानूनी हक मिला या उसे एक बुरे विवाह से बाहर निकलने का अधिकार मिला, तो वो सिर्फ एक कानून नहीं था, वो उस पितृसत्तात्मक ढांचे पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार था जो परंपरा के नाम पे चल रहा था। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन जब मैं स्रोत सामग्री के उस हिस्से पर पहुंचा ना, जहां अंबेडकर के अहिंसक संघर्ष की तुलना दुनिया के बाकी महान नेताओं से की गई है, तो मुझे थोड़ा रुकना पड़ा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यहाँ आपको थोड़ा काउंटर करना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, इतिहास में अक्सर महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या इब्राहिम लिंकन को अहिंसा और संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। गांधी जी ने तो सच में लाठियां खाई, बिना पलटवार किए। तो फिर इन स्रोतों में ये क्यों कहा गया है कि अंबेडकर का संघर्ष उनसे भी कठोर था और उनकी अहिंसा की परीक्षा गांधी से भी गहरी थी? तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर हमें परिस्थितिजन्य अहिंसा और प्रणालीगत अहिंसा के बीच का फर्क समझना होगा। अगर हम इस मुद्दे को बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि असली चमत्कार वो नहीं है जिसकी उम्मीद की जा सके। मतलब असली चमत्कार वो है जैसे किसी तपते हुए मरुस्थल में अचानक कोई बाघ पैदा हो जाए। अरे वाह। गांधी, लिंकन या मंडेला का संघर्ष निसंदेह महान था, लेकिन वे लोग एक स्पष्ट राजनीतिक या बाहरी सत्ता से लड़ रहे थे। मतलब उनकी लड़ाई का जो दुश्मन था वो सामने दिख रहा था। बिल्कुल। लेकिन अंबेडकर जिस अंधेरे से उठकर आए थे, वहां सत्ता कोई विदेशी सरकार नहीं थी, बल्कि अपना ही समाज था। एक ऐसा समाज जहां इंसान की परछाई तक को अपवित्र मान लिया जाता था। सही बात है। और रही बात अहिंसा की सबसे गहरी परीक्षा की, तो देखिए, अहिंसा की असली परीक्षा वो नहीं है जब आप एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में बैठे हो। अहिंसा की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब आपके पास प्रतिशोध लेने के, नफरत करने के और हिंसा करने के 1000 जायज कारण हो। यानी जब सदियों का अपमान आपके कंधों पर हो। बिल्कुल। समाज ने उन्हें अछूत कहा, उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं पीने दिया, उन्हें शिक्षा से दूर रखा। जब ऐसे व्यक्ति के हाथ में कलम और ताकत आती है ना, तो मानव स्वभाव की पहली प्रतिक्रिया बदला होती है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन धर्म, चाहे वो भगवान राम की मर्यादा हो या तथागत बुद्ध की शांति, वो आत्मा को सांत्वना तो दे सकता है, लेकिन जिन लोगों के पैरों में अछूत होने की असली लोहे की बेड़ियां पड़ी हों, वे सिर्फ प्रार्थनाओं से नहीं टूट सकती थीं। बहुत गहरी बात कही आपने। उनके लिए एक ठोस, तार्किक और न्यायपूर्ण व्यवस्था की जरूरत थी, और अंबेडकर ने बिना एक भी तलवार उठाए, बिना किसी खून खराबे के एक ऐसा कानूनी ढांचा खड़ा किया जिसने उस पूरी जालिम व्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। यही उनकी अहिंसा की सबसे बड़ी जीत थी। ये नजरिया मतलब सच में बहुत गहराई देता है, और स्रोतों में इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी विडंबना की ओर भी इशारा किया गया। वो क्या? आज के समय में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग अंबेडकर के खिलाफ अपशब्द कहते हैं, और उनमें वो महिलाएं भी शामिल होती हैं जिन्हें इसी संविधान ने पहली बार पुरुषों के बराबर खड़ा होने का हक दिया था। हाँ, ये तो है। जब वे महिलाएं अपने ही घरों में ये अपमान होते देखती हैं और चुप रह जाती हैं, तो ये सिर्फ एक मौन नहीं है। ये मौन उस चेतना की कमी को दर्शाता है जिसके लिए वे जीवन भर लड़े। बिल्कुल। मतलब जब आप ये नहीं जानते कि आपके अधिकारों की कीमत क्या चुकाई गई है, तो आप उस संघर्ष की अहमियत भी नहीं समझ पाते। और कीमत की बात करें ना, तो स्रोत सामग्री में उनके बचपन का एक ऐसा किस्सा है जो हर उस इंसान को झकझोर सकता है जिसने कभी शिक्षा हासिल की है। हाँ, वो बोरी वाला किस्सा। बिल्कुल। स्कूल में बालक अंबेडकर को क्लास से बाहर एक बोरी पर बिठाया जाता है। जब वो बच्चा घर लौटकर अपनी माँ से पूछता है कि ऐसा क्यों है, मुझे अंदर क्यों नहीं बैठने दिया जाता, तो माँ बहुत ही भारी मन से लाचारी में कहती है कि हम नीची जाति के हैं और ऐसा किसी किताब में लिखा है, ये हमारा भाग्य है। और उस छोटे से बच्चे का जवाब देखिए। हाँ, वो रोया नहीं, उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि माँ, अगर किताब में ऐसा लिखा है तो मौका मिलने पर मैं उस किताब को ही बदल दूंगा। सोचिए उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा। मुझे
एक एनालॉजी देने दीजिए। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए आज के दौर में जब हमारे पास इंटरनेट है, एआई है, दुनिया भर की जानकारी बस एक क्लिक दूर है, तब भी कोलंबिया या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करना कितने लोगों का सपना होता है? बहुत लोगों का। अब कल्पना कीजिए 100 साल पहले की, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी परछाई पढ़ना भी अपराध माना जाता था, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में जाता है। वो 32 डिग्रियां हासिल करता है, 4 ओरिजिनल पीएचडी करता है। वो अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया जीतकर वापस अपने देश, अपने घर लौटता है। लेकिन वो घर उसका स्वागत कैसे करता है? यही तो सबसे भयानक हिस्सा है। वडोदरा का वो वाकया, जिसे तब बड़ौदा कहा जाता था, सयाजी बाग का। हाँ। वो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक होकर भी जब वहां के प्रशासन में एक बड़े अधिकारी के तौर पर काम करने गए, तो एक चपरासी जो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो उन्हें फाइलें हाथ में नहीं देता था। बहुत ही शर्मनाक था वो दूर से फाइलें फेंक कर देता था ताकि छू ना जाए। उनका पीने का पानी अलग रखा जाता था। कोई उन्हें किराए पर कमरा देने को तैयार नहीं था। और यहीं पर हम वडोदरा की उस संकल्प भूमि के महत्व को समझते हैं। जब उन्हें पारसी सराय से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोए थे। कोई भी साधारण इंसान उस स्थिति में क्या करता? वही, वो टूट जाता या फिर वापस भाग जाता। बिल्कुल। उनके पास हर मौका था कि वे वापस लंदन या अमेरिका चले जाते। वहां वो एक बेहतरीन प्रोफेसर बन सकते थे, प्रथम श्रेणी की नौकरी कर सकते थे। हाँ, एक शानदार और आरामदायक जीवन जी सकते थे। वहां कोई उनकी जाति नहीं पूछता। लेकिन वे भागे नहीं, वे वहीं रुक गए, क्योंकि वे व्यवस्था से भागने वाले नहीं, बल्कि व्यवस्था को जड़ से बदलने वाले इंसान थे। लेकिन जो बात मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खटकती है ना, और जिसका जिक्र डॉक्टर लक्ष्मण यादव के नोट्स में भी बहुत स्पष्टता से है, वो ये है कि आजादी के बाद के इतिहास ने उनके साथ कितना सौतेला बर्ताव किया। हाँ, ये बात तो है। 1990 में, यानी आजादी के 40 साल बाद जाकर उन्हें भारत रत्न दिया गया और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित हुआ। मतलब ऐसा लगता है जैसे दशकों तक उन्हें एक बहुत ही सीमित दायरे में बांध कर रखने की कोशिश की गई हो। उन्हें जानबूझकर केवल दलितों का नेता बताकर उनकी एक बहुत ही संकुचित छवि पेश की गई हो। ये एक बहुत ही सोची समझी ऐतिहासिक भूल प्रतीत होती है। अगर आप स्रोतों का गहराई से अध्ययन करें तो ये साफ हो जाता है कि उनका काम किसी एक वर्ग तक सीमित था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उदाहरण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अधिकारों की बात लें। संविधान में अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 के तहत उन्होंने जो प्रावधान जोड़े वो सिर्फ शब्द नहीं थे। हाँ। इन अनुच्छेदों ने पहली बार उस कानूनी ढांचे का निर्माण किया जिससे पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कुछ मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार को तोड़ा था। और ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब आजादी के बाद ओबीसी कमीशन का गठन नहीं किया गया तो उन्होंने क्या किया। हाँ। एक राजनेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन अंबेडकर ने पिछड़े वर्गों के हकों के लिए सीधे अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, वे एक प्रखर पत्रकार थे जिन्होंने 5 अलग अलग अखबारों का संपादन किया। वे एक फेमिनिस्ट थे। और अगर लेबर रिफॉर्म्स यानी श्रम की बात करें तो आज के दौर में जो हमें बहुत सामान्य लगता है, जैसे काम के घंटे 12 से घटाकर 8 करना, ये उन्हीं की देन है। क्या बात है। आज कोई महिला अगर नौकरी करती है तो उसे मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर लीव मिलती है। 1940 के दशक में जब पूरी दुनिया में औरतों को कारखानों में मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता था, तब इस इंसान ने ये डिजाइन किया कि औरतों को बच्चा पैदा करने के लिए वेतनिक अवकाश मिलना चाहिए। कमाल है। ग्रेजुएटी का सिस्टम उन्होंने लागू करवाया, लेकिन विडंबना देखिए, उन्हें कभी इन रूपों में हमें पढ़ाया ही नहीं गया। सही बात है। उन्हें बस एक जाति विशेष के डब्बे में डाल दिया गया। अब यहाँ से हमारी चर्चा उस बिंदु की ओर मुड़ती है जो मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। अच्छा, कौन सा बिंदु? संविधान सभा। मतलब ये किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। जब इस व्यक्ति के हाथ में आजाद भारत का संविधान लिखने की शक्ति आई तो जैसा कि हमने पहले कहा, वे चाहते तो 2000 साल के अपमान का बदला ले सकते थे। वे एक नई मनुस्मृति लिख सकते थे जिसमें उत्पीड़कों को अगले 200 साल के लिए अछूत बना दिया जाता। कोई उन्हें रोक नहीं सकता था क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे।
लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यहीं पर उनकी महानता उनके व्यक्तिगत दर्द को पीछे छोड़ देती है। उनके हाथ में जब कलम आई तो उस कलम से न्याय और समानता निकली, बदले की आग नहीं। लेकिन ये सब इतना आसानी से नहीं हुआ था। स्रोत में संविधान सभा की उस बहस का जिक्र है जो प्रस्तावना की शुरुआत को लेकर हुई थी। हाँ, वो बहस बहुत अहम थी। एक ऐसा समाज जो इतनी गहरी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में जकड़ा हुआ था, वहां इस बात पर लड़ाई हो गई कि आजाद भारत के सबसे पवित्र दस्तावेज का पहला शब्द क्या होगा। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि वो माहौल कैसा था और वो वैचारिक लड़ाई कैसे जीती गई। देखिए, वो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक बहुत ही तनावपूर्ण और निर्णायक मोड़ था। संविधान सभा में जो लोग बैठे थे वे समाज के सबसे विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों से आते थे। जब प्रस्तावना के शुरुआती शब्दों पर बहस शुरू हुई तो कई तरह के प्रस्ताव आए। जैसे कि एच.वी. कामत नाम के सदस्य ने सुझाव दिया कि शुरुआत ईश्वर के नाम पर होनी चाहिए। गोविंद मालवीय चाहते थे कि परमेश्वर और ब्रह्मांड के भगवान की दया से लिखा जाए। अच्छा। वहीं सक्सेना का प्रस्ताव था कि शुरुआत भगवान और गांधी के नाम से हो। आप समझ सकते हैं कि उस समय के समाज की गहरी धार्मिक और व्यक्ति पूजक मानसिकता कितनी हावी थी। तो ऐसे में अंबेडकर ने अपनी बात कैसे मनवाई, क्योंकि उस कमरे में सीधे तौर पर धर्म या भगवान का विरोध करना तो एक बहुत बड़ा भूचाल ला सकता था। बिल्कुल, लेकिन अंबेडकर ने वहां कोई भावुक भाषण नहीं दिया। उन्होंने अपनी अद्भुत तार्किक क्षमता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि चूंकि इतने सारे अलग अलग सुझाव हैं और हम एक लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं तो इस पर सीधे वोटिंग होनी चाहिए। अरे वाह! और इतिहास गवाह है, जब वोटिंग हुई तो ईश्वर के नाम के समर्थन में 41 वोट पड़े और उसके खिलाफ 68 वोट पड़े। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, अंबेडकर की इसी कूटनीतिक समझदारी और दूरदृष्टि के कारण भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किसी भगवान, किसी अवतार या किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम से नहीं, बल्कि हम भारत के लोग से हुई। हम भारत के लोग। और जब हम इन शब्दों को गहराई से सुनते हैं ना, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरे राष्ट्र का नया जन्म था। बिल्कुल, और ये सोच हवा में से नहीं आई थी। स्रोत में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है कि अंबेडकर ने अपने जीवन में 3 वैचारिक गुरु माने थे: तथागत बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिराव फूले। हाँ। मजे की बात यह है कि वे इनमें से किसी से भी भौतिक रूप से नहीं मिले थे, लेकिन उन्होंने उनकी समानता, करुणा और सामाजिक न्याय के आदर्शों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। बिल्कुल। हम भारत के लोग ये स्पष्ट करता है कि कोई भी देश केवल किसी भूगोल के नक्शे पर खींची गई लकीरों से या जमीन के टुकड़े से नहीं बनता। देश वहाँ के नागरिकों से बनता है। और जैसे ही उन्होंने कागज पर हम भारत के लोग लिखा, वैसे ही जन्म, जाति और ऊंच नीच के सारे काल्पनिक भेद उसी क्षण कम से कम सैद्धांतिक रूप से मिट्टी में मिल गए। हर इंसान बराबर हो गया। ये विचारों की सबसे बड़ी विजय थी। अब जैसे जैसे हम इस चर्चा को समेटने की ओर बढ़ रहे हैं, एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। भारत की असली ताकत उसकी विशाल सेना या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या नहीं है। भारत की असली ताकत उसका संविधान है। एकदम सही बात है। ये एक ऐसा ढांचा है जो किसी राजा की ताकत या बंदूक की सत्ता पर नहीं, बल्कि समता और न्याय के सिद्धांतों पर टिका है। यही वो एकमात्र ताकत है जो समाज के सबसे आखिरी कतार में खड़े इंसान को भी बराबरी और आजादी का असली भरोसा देती है। लेकिन इसी के साथ हमें उस पाखंड को भी नहीं भूलना चाहिए जिस पर स्रोत सामग्री में बहुत तीखा प्रहार किया गया है। हाँ, वो पाखंड वाला हिस्सा। आज के दौर में कई नेता जब विदेश जाते हैं तो बहुत गर्व से दोनों बाहें फैलाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं कि वे बुद्ध के देश से आए हैं। लेकिन जब वे अपने ही देश में वापस लौटते हैं तो उन्हीं बुद्ध के समानता और शांति के विचारों के खिलाफ एक अदृश्य युद्ध छेड़े रहते हैं। ये पाखंड ही वो असली चुनौती है जिसका सामना अंबेडकर का वो सॉफ्टवेयर या विचार आज भी कर रहा है। और अगर हम इन सभी बातों, इन सभी ऐतिहासिक तथ्यों को एक साथ जोड़े ना, तो अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में हम सबको गहरे चिंतन पर मजबूर कर देता है। वो क्या है? देखिए, आजादी के 75 साल बाद जाकर भारत के सुप्रीम कोर्ट में
मनु की सोच पर चढ़कर एक बैरिस्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तस्वीर स्थापित हुई है। हाँ, हाल ही में। यह सिर्फ दीवार पर एक तस्वीर का टंगना नहीं है, यह एक युग का दूसरे युग पर विजय पाना है। लेकिन यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा विरोधाभास भी है। विरोधाभास कैसा? पूरी दुनिया के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा मूर्तियां किसी की बनी हैं, तो वे तथागत बुद्ध की हैं, और अगर इतिहास में सबसे ज्यादा मूर्तियां किसी की तोड़ी गई हैं, तो वे डॉक्टर अंबेडकर की हैं। हाँ, शुरुआत में भी हमने यही बात की थी। आखिर ऐसा क्यों है? सच में एक पत्थर की मूर्ति किसी का क्या बिगाड़ सकती है? क्योंकि वो डर उस पत्थर की मूर्ति का है ही नहीं, वो खौफ उस पत्थर के अंदर छुपे हुए उस विचार का है जो आज भी अज्ञानता, भेदभाव और सत्ता के अहंकार को चुनौती देता है। वो विचार आज भी उन लोगों के मन में डर पैदा करता है जो असमानता के ढांचे पर अपना राज चलाना चाहते हैं। बिल्कुल। और शायद अंत में हमें खुद से यही एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहिए। हम उनके जन्मदिन पर छुट्टियां मनाते हैं, उनकी मूर्तियों पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं, उन्हें नमन करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में उस कोड को, उन विचारों को पढ़ और समझ रहे हैं जो उन्होंने हमारे लिए लिखे थे? ये सोचने वाली बात है। या फिर मूर्ति की पूजा करना सिर्फ एक आसान बहाना बन गया है ताकि हमें उनके समानता के उन विचारों को असल जिंदगी में लागू न करना पड़े? सोचिएगा जरूर। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।